करेंगे, सेकंड हम थायराइड स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे, और थर्ड चीज हम रिडल्स थायराइडाइटिस के बारे में बात करेंगे। अब ये जो इतने बड़े बड़े इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, ये आपने सुन के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप हम चीजें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इजी है। मेडिसिन में एंडो से ज्यादा इजी कोई टॉपिक नहीं है, और एंडो अगर अच्छी पढ़ी हो तो इसका सिनेरियो आसानी से पिक हो जाता है, और पीरियड्स में भी इसका सिनेरियो एज इट इज आता है, बहुत ज्यादा मेडिसिन से डिफरेंस नहीं होता, तो वहां पे भी आपको इजीली पिक हो जाता है। और इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं कि ये किसी और डिजीज के साथ कंफ्यूज भी नहीं होती। तो एंडो के लिए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये करना है कि साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक लेक्चर आज हो रहा है और आप हफ्ते बाद पढ़ रहे हो तो फिर आपको चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वार्ड के लिए कोई अच्छी बुक बता दूं, मेडिसिन के लिए या सर्जरी के लिए? चले जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं दोनों के लिए। अच्छा चले, ये मेडिसिन के लिए तो आपकी बेडसाइड बहुत अच्छी बुक है, आपने उसके प्रोसीजर्स के आप बेशक यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, और जो वहां पे लिखा हुआ है मटेरियल, जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो आपको वाइवा में बहुत हेल्प देते हैं, इसलिए आप लोगों ने बेडसाइड के जो टॉपिक्स बॉक्सेस हैं वो स्किप नहीं करने, और प्रोसीजर्स के टेबल्स बने हुए एंड पे, अगर सारा नहीं पढ़ा जाता तो टेबल्स लाजमी पढ़ें, और बाकी यूट्यूब पे आप अपने प्रोफेसर की वीडियोस देख लें, क्योंकि मेथड हर प्रोफेसर का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हर कॉलेज में, तो इसलिए आपने जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो आपने अपने टीचर का फॉलो करना है। और सर्जरी के लिए जो डोगर है वो इनफ है, मोर देन इनफ है, बल्कि आपकी एक एक चीज वहां से कवर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल ब्राउज पढ़े, मैं उसे रिकमेंड नहीं करती, मैंने खुद भी अपने फाइनल ईयर में वो नहीं पढ़ी। अब मैंने देखी हुई है वो बुक, जिसको पढ़ने का बहुत शौक है कि मैं बहुत ज्यादा सर्जरी पढ़ लूं और एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो, तो वो नॉर्मल ब्राउज पढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मल ब्राउज में जो भी डिटेल गिवन है वो आपके सर्जरी में एज सच काम नहीं आती। आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, जरूर पढ़ें, लेकिन आपने जो अपने वार्ड के लिए, जो अपने पेपर्स के लिए पढ़नी है, वो डोगर ही पढ़नी है, ऑस्की की जो बुक है। ठीक है, चलें जी, बाकी थोड़ा बुक सिलेक्शन की बात हम आज लेक्चर के एंड में करेंगे। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बल्कि आज हमने टॉपिक नहीं टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उसमें हमारे पास है मिक्सेडीमा, थायराइड स्टॉर्म एंड रीडल थायराइडाइटिस। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है मिक्सेडीमा। मिक्सेडीमा के लिए आपने हाइपोथायराइडिज्म को याद रखना है। बेसिकली अब होता क्या है कि मिक्सेडीमा एक अनदर टर्म है जो हम सवियरली एडवांस्ड हाइपोथायराइडिज्म के लिए यूज करते हैं, कि जब हाइपोथायराइडिज्म एक तो नॉर्मली बंदे को है ना, तो वो उसमें वो वाले फीचर्स आएंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे, लेकिन एक होता है एडवांस्ड हाइपोथायराइडिज्म, और किसी भी चीज को हम एडवांस कब कहते हैं और या सवियरली एडवांस्ड कब कहते हैं, ये हम अभी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। ये काइंडली आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर लें, इस तरह मुझे स्क्रीन नजर नहीं आती। इकरा, काइंडली आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। इकरा शायद कैमरा ऑन करके भूल गई है। चलें जी, मिक्सेडीमा बेसिकली हम सवियरली एडवांस्ड हाइपोथायराइडिज्म के लिए टर्म यूज करते हैं, और ये जो नॉर्मली एक हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, हर पेशेंट में मिक्सेडीमा डेवलप नहीं होगा, सिर्फ उस पेशेंट में डेवलप होगा जिसमें कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होगा। ठीक है, जब डिजीज सेवेरिटी की तरफ सिर्फ उसी वक्त प्रोग्रेस करती है जब उसमें अगर उसमें कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर जब तक नहीं आएगा तो डिजीज अपने स्टेबल लेवल पे प्रोग्रेस करती रहेगी। ठीक है, तो मिक्सेडीमा बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म ही है, लेकिन एडवांस है। तो जो आपने चीजें हाइपोथायराइडिज्म में पढ़ी हैं
कि जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लेथार्जी हो रही है, ब्रेन फॉग हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, तो वो सारी चीजें मिक्स्ड एडीमा में भी होंगी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स आते हैं इसमें। लेकिन स्पेसिफिकली अब मिक्स्ड एडीमा है तो मतलब एडीमा हो रहा है, तो पेरिफेरीज का एडीमा होता है बेसिकली। अब वो एडीमा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से एडीमा हो रहा है, लेकिन जो मिक्स्ड एडीमा है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं हो रहा, वो टिश्यू प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स की वजह से हो रहा है स्किन में। ये भाई ने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन जो है वो गैग्स की सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है। तो जब थायराइड हार्मोन का लेवल, ये रोल नंबर 106 बॉयज में, रोल नंबर 6, आप अपने आपके पास पेपर या पेज है तो उसे यूज करें, ठीक है। अब मिक्स्ड एडीमा जो है बेसिकली ये हमेशा हमेशा हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में डेवलप होगा, कि उसकी बॉडी में जो बन रहे हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यूज बन रहे हैं, या ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो वो स्किन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और एडीमा कॉज कर देंगे, जिसको हम मिक्स्ड एडीमा कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और टर्म होती है मिक्स्ड एडीमा कॉमा। अब मिक्स्ड एडीमा कॉमा का क्या मतलब है कि जो मिक्स्ड एडीमा डेवलप हुआ है, जो हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हुआ है, बहुत ही एडवांस डिजीज तक प्रोग्रेस कर गया है। अचानक से बहुत एक वो क्या कहते हैं उसको, एक सर्ज आ गया है, ठीक है। तो अब अचानक से सर्ज कब आएगा? जब कोई ना कोई बंदे को क्रॉनिक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो, तो वो अचानक से उसके मिक्स्ड एडीमा को कॉम्प्लिकेट कर देगा। अगर किसी की थायराइडेक्टमी हुई है तो फिर भी, अगर कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यूज कर रहा था हाइपरथायराइडिज्म के लिए और उसने इतना टिश्यू डिस्ट्रॉय कर दिया कि अब उसको सीवियर हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया है, तो वो भी मिक्स्ड एडीमा कॉमा की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। और नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, कि अगर पेशेंट के पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है, उसकी टीएसएच सिंथेसिस नहीं हो रही, तो क्या होगा कि उसका जो T3 T4 पहले तो रिड्यूस्ड लेवल होंगे, लेकिन बाद में टोटली एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो सिवियरली डेफिशिएंट हो जाएगा थायराइड हार्मोन के लेवल्स, तो क्या होगा कि उसको मिक्स्ड एडीमा कॉमा डेवलप हो जाएगा। अब ये एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है, ये आपको हेल्प करेगी टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स्ड एडीमा एंड मिक्स्ड एडीमा कॉमा। अब हाइपोथायराइडिज्म में नॉर्मली बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है, उसको कई सालों से चल रहा है जी, उसके लिए वो लेवोथायरॉक्सिन ले रहा है, तो उसको एज सच कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी एक और टर्म होती है कंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म। अब एक तो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, अब कंपनसेटेड का क्या मतलब है कि जो वो मेडिसिन ले रहा है वो उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, उससे उसको पॉजिटिव जो उसका प्रोग्नोसिस है वो हो रहा है डिजीज का। तो क्या होगा कि उसकी जो फटीग, डिप्रेशन, कोल्ड टॉलरेंस और होर्सनेस वगैरह है, ये उसकी ये वाले जो सारे फीचर्स हैं ये उसके ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है हमारे पास डीकंपनसेटेड। अब डीकंपनसेटेड का क्या मतलब है कि पहले उसको थोड़े से फीचर्स थे, फटीग होती थी, डिप्रेशन था, कोल्ड टॉलरेंस थी, कोल्ड इंटॉलरेंस बेसिकली, और होर्सनेस थी। लेकिन अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिजीज डीकंपनसेट हो गई, उसकी बॉडी कैपेसिटी से इंक्रीज कर गई। तो अब उसको ये जो हमारे पास लेस जो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है ये कन्वर्ट हो गए टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। अब उसको डिलीरियम होना शुरू हो गए। पहले उसको सिर्फ कोल्ड इंटॉलरेंस थी, थोड़ी बहुत सर्दी लगती थी, लेकिन अब उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो गया, उसको हाइपोथर्मिया डेवलप हो गया। पहले उसका पल्स रेट स्लो था, लेकिन अब उसको ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो गया, उसका पल्स रेट बहुत ज्यादा स्लो हो गया, वो उसकी बॉडी जो है वो शॉक में जाना शुरू हो गई। पहले उसका ग्लूकोज लेवल थोड़ा बहुत लो था, वो खाना खाता था या तो उसका ठीक हो जाता था, लेकिन अब उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इतना लो हो गया है कि वो क्लिनिकली हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स शो करना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये डीकंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म है। और डीकंपनसेटेड कब कन्वर्ट होगा डीकंपनसेटेड में? जब बंदे को कोई स्ट्रेस होगा। ये अक्सर फिल्मों ड्रामों में भी हम देखते हैं जी, कोई बंदा बीमार है, बड़े अरसे से दवाई ले रहा है और अचानक से उसको कोई फैमिली में स्ट्रेस हुआ है या कोई इश्यू हो गया है, तो क्या हो गया कि बंदे ने जी गिर गया है वहीं पे। तो वो गिर जाने का क्या मतलब होता है कि उसकी बॉडी, अगर वो एक तो वो पहले से बीमार तो वो था ही, लेकिन तब उसकी डिजीज कंपनसेटेड थी, लेकिन अब स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी डिजीज जो है वो डीकंपनसेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि एक डिजीज्ड बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कर सके।
जिसकी वजह से कोई भी कंपनसेटेड डिजीज है तो वो डीकंपनसेटेड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर कुछ लोगों को डायबिटीज का मसला है तो नॉर्मली कंट्रोल रहती है, उनको कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर हो, कोई स्ट्रेस हो, तो क्या होता है कि उनका अचानक से ग्लूकोज लेवल एक तो ज्यादा हो जाता है। किसी को हार्ट डिजीज है तो अचानक से उसकी हार्ट डिजीज एग्रीवेट हो जाती है। तो ये हर डिजीज के साथ ऐसा होता है। तो स्ट्रेस एक मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कन्वर्ट करता है कंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म को इनटू डीकंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म, जिसको फिर हम ऑर्गन फेलिंग भी कहना शुरू कर देते हैं कि पहले तो वर्क कर रहे थे किसी ना किसी तरह, अब उन्होंने कहा जी हमारी पहुंच से, जो हमारे इख्तियार से बाहर होना शुरू होगी डिजीज, अब हम इतना ओवरवर्क नहीं कर सकते, तो वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ये सेप्सिस की वजह से हो सकता है, ये कोल्ड एक्सपोजर, ऑलरेडी उसको कोल्ड इंटॉलरेंस थी, उसमें कैपेसिटी थी कि उसको कोल्डनेस ज्यादा फील हो। अब क्या हुआ कि उसका एक्सपोजर ही कोल्ड से हो गया, तो वो तो नॉर्मल बंदे को भी कोल्ड लगती है। अब जिसको पहले से मसला है तो वो उसको नॉर्मल बंदे की निस्बत ज्यादा लगेगी। किसी की कोई सर्जरी हुई तो वो डीकंपनसेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बर्न हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, तो फिर भी कोई उसकी जो वो मेडिसिन ले रहा था उसने वो किसी भी वजह से वो नॉन एडहेरेंट हो गया, उसने मेडिसिन लेना ही छोड़ दी, तो क्या होगा कि उसकी डिजीज कंपनसेटेड से डीकंपनसेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डीकंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म को बेसिकली हम एक मिक्स्ड कोमा ही कह रहे होते हैं, कि जब बंदा ऑर्गन फेलिंग की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट ये मैंने पैथोजेनेसिस ऐड की हुई है, तो जिसको इंटरेस्ट है, जो इसको एक दफा देखना चाहते हैं वो देख लें, लेकिन आप इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। कि इसमें बस बताया हुआ है कि किस तरह से T3 कम होगी तो कॉमा हो जाएगा, किस तरह से शॉक डिवेलप होता है, और अगर बॉडी टेम्परेचर लो है, हाइपोथर्मिया है, तो क्या होगा, एनॉक्सिया डेवलप हो जाएगा, सेरिब्रल एनॉक्सिया, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, डिलीरियम होगी, कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल जो अभी हमने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए, ये वही बताए हैं कि उसके हेयर ड्राई और स्पैर्स हो जाएंगे, जो हमने बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म में बातें पढ़ी हैं। लेटरल आईब्रोज जो है उनकी थिनिंग होना शुरू हो जाएगी, पेरी ऑर्बिटल एडीमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि उसका जो फेस है वो पफी डल फेस होगा और उसकी स्किन जो है वो ड्राई होगी। अब ये वो बातें हैं जो आप हाइपोथायराइडिज्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक और डायग्राम है मिक्सडीमा कॉमा की, कि उसके हेयर ड्राई है, उसके कोर्स है, ये लेटरल आईब्रोज थिन है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, पफी डल फेस है, ड्राई स्किन है। अब ये वाली जो सारी चीजें ये तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अब नई चीज है। यहाँ पे उन्होंने वो मिक्सडीमा दिखाया हुआ, बेसिकली जिस चीज के लिए वो ये टर्म यूज करते हैं कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में गैग्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो एडीमा कॉज कर देते हैं। तो ये उन्होंने शो कराया हुआ है कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से एक्यूमुलेशन हुई हुई है और उसको मिक्सडीमा डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है, हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चीजें थोड़ी हमने डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज हम इसको रिवाइज भी करेंगे तो आपको सारी चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। कॉज ऑफ एडीमा ही तो फर्स्ट स्लाइड से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो हमारे पास गैस की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, वो सॉफ्ट टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो मिक्सडीमा कॉज करता है। तो मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी कि जो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के कुछ फीचर्स सिमिलर है, आपने वो सेम फीचर्स याद नहीं रखने, आपको पता जरूर होने चाहिए, लेकिन एक सिनेरियो डायग्नोज करने के लिए आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स का पता होना चाहिए। जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हाइपोथायराइडिज्म ही होगा, हाइपर में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लिथार्जी है, ड्राउजीनेस है, लेजीनेस है, तो वो हाइपो में होगी, हाइपर में नहीं होती। अगर अलर्ट बंदा है, उसको डायरिया है, उसको भूख नहीं लगती, इंसोमिया है, तो वो उसको हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स है। तो आपने बेसिकली डिफरेंट फीचर्स याद रखने हैं। अब हर डिजीज के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं दूसरी डिजीजेस के साथ, आप उन पे फोकस करो तो आपका सिनेरियो कंफ्यूज होता है फिर, इसलिए आपने सिर्फ उन पे फोकस करना होता है जो किसी भी डिजीज के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट ये थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है कि मिक्सडीमा और मिक्सडीमा कॉमा में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो मिक्सडीमा का मतलब है कि स्वेलिंग हो जाती है स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज की। ठीक है,
और मिक्सडीमा कॉमा क्या है कि जब बॉडी का कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू हाइपोथायराइडिज्म ये एग्जॉस्ट हो जाता है किसी भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की वजह से, तो बॉडी एक डीकंपनसेटेड स्टेट में चली जाती है, जिसको हम मिक्सडीमा कॉमा कहते हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा जी, ये किसी ने पूछा है कि मिक्स एडीमा पिटिंग होता है या नॉन पिटिंग। तो मिक्स एडीमा जो है वो नॉन पिटिंग एडीमा होता है, क्योंकि पिट कब बनती है, जब आप किसी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करते हो। अब हमने क्या बात की कि मिक्स एडीमा में जो एडीमा हो रहा है वो बेसिकली गैस की एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है, वो किसी फ्लूइड की वजह से नहीं हो रहा। अब गैस जो हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स होते हैं, या जो जिनको हम एक ब्रॉड टर्म में म्यूकोपोलीसेकेराइड्स कहते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं अपने वाटर के साथ बाइंड करके ना, एक हार्ड से कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहां पे पिट नहीं बनती, बल्कि पिट बनने की बजाय एक बॉगी सा अडीमा हमें फील होता है, और ये पर्टिकुलरली अराउंड द आईज फील हो रहा होता है, हमें हैंड्स में मिलता है, हमें फीट में मिलता है। ठीक है, और हमें साथ में जो है सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में वहां पे भी मिल रहा होता है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें आईज में मिलता है, हैंड्स में और फीट में मिलता है। स्लो रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का मतलब यह है कि नॉर्मली अगर हम आपने वार्ड में अगर करके देखा हो कि जब हम भी हम किसी का डीप टेंडन रिफ्लेक्स करते हैं, जब हम हैमर स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी जो उसकी लेग होती है वो थोड़ी ही देर में वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है, मतलब रिलैक्स हो जाती है। लेकिन इनमें पेशेंट्स में क्या होता है कि इसमें वो रिलैक्सेशन उतनी जल्दी नहीं होती जितनी एक नॉर्मल पेशेंट में होती है, इनमें स्लो होती है। ठीक है, और ये हम मोस्टली जो हमारे पास अकाइलिस टेंडन होता है हम उसमें जो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको ये जो होता है ना स्लो रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, इसको हम वोल्टमैन साइन भी कहते हैं, WOLTMAN। ठीक है, वोल्टमैन साइन भी कहते हैं, ये आपसे मेडिसिन में भी पूछा जाता है और पीड्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सबको। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये पेशेंट क्या है, किस चीज का है, हमने अपना डायग्नोसिस बना लिया, बोल्टमैन साइन। ठीक है, कि जो हमारे पास जो स्लो रिलैक्सेशन हो रही होती है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का, उसी को हम बोल्टमैन साइन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की, हमने हिस्ट्री की, हमने एग्जामिनेशन किया, हमें थोड़ा आइडिया होगा कि ये हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट था, अब उसको मिक्सएडिमा या मिक्सएडिमा कॉमा डेवलप हो गया है। तो अब हम फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे उसकी। अब इन्वेस्टिगेशंस, थायराइड का इशू है तो हाइपोथायराइडिज्म में हम क्या कराते हैं, हम TFTs कराते हैं। जब भी आपसे कोई कहे कि TFTs क्या है था, तो आपने कभी भी यूं नहीं बोलना वार्ड में कि हम TFTs कराएंगे। एब्रीवेशंस तो आपने वैसे भी अपने लेवल पे नहीं बोलनी होती, टीचर्स बहुत माइंड करते हैं इस चीज का। ठीक है, तो आप थायराइड फंक्शन टेस्ट ये टर्म यूज किया करें। और थायराइड फंक्शन टेस्ट का क्या मतलब है कि हम TSH देखते हैं, T3 देखते हैं और T4 देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें TSH का लेवल हाई मिलेगा, क्योंकि बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट है, तो हमें T3 और T4 का लेवल जो है वो लो मिलेगा। ठीक है, अब कितना लो मिलेगा, क्या उसकी वैल्यू है, ये अदर एज सच आपको करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे पेशेंट जो है इतना ज्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता, डीकम्पनसेटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी होना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी में। तो हम अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल भी चेक करेंगे, सोडियम का क्या लेवल है, क्लोराइड का क्या लेवल है, साथ में अगर ऑर्गन फेलिंग की तरफ पेशेंट जा रहा है तो हम किडनीज के लिए सीरम क्रेटिनिन का लेवल चेक करा लेंगे। अगर इन्फेक्शन उसका रिस्पेक्टेड है तो हम उसमें सीबीसी करा लेंगे, हम सीरम कॉर्टिसोल का लेवल भी करवाएंगे। तो ये हम सारे टेस्ट कराएंगे जब भी हमारे पास कोई मिक्सेडीमा कोमा की स्टेट में पेशेंट आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट, कि हमने डायग्नोज कर लिया, हमें पता चल गया क्या डिजीज है पेशेंट को, हमने टेस्ट करा लिए सारे। तो अब हमारा मेन एम है मैनेजमेंट का। तो ये मैंने आपको आपके फर्स्ट टेस्ट में भी बताया था कि जब भी मैनेजमेंट आएगी तो आपने ट्रीटमेंट नहीं लिखना। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब भी मैनेजमेंट आएगी? सबसे पहले लेवोथायरॉक्सिन लिखेंगे। यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, हम वो सीक्वेंस से चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैनेजमेंट यहाँ से स्टार्ट की गई है। लेकिन पेपर में आपसे मैनेजमेंट पूछी जाए, हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप होगा आपका हिस्ट्री, सेकंड होगा एग्जामिनेशन, फिर उसमें आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और रेलिवेंट एग्जामिनेशन दोनों करने होते हैं। थर्ड स्टेप होता है आपकी इन्वेस्टिगेशंस, वेरी गुड। और फोर्थ स्टेप होता है आपका ट्रीटमेंट। तो ये चार चीजें आती है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे? हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट है तो लेवोथायरॉक्सिन देंगे। अगर मिक्सेडीमा कॉमा डेवलप हो गया, मतलब ऑर्गन फेलिंग की तरफ पेशेंट जा रहा है, तो हम उसके एबीसी मेंटेन करेंगे। जब भी आपके पास इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आपने उसमें एबीसी मेंटेन करनी होती है। ये आपके याद रखने के लिए निमोनिक है, उसकी ब्रीदिंग जो है वो मेंटेन करनी है। और सी से हमने उसका सर्कुलेशन में अगर उसको कोई इशू आ रहा है तो हमने वो मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हमने उसकी एबीसी करनी होती है लाजमी, इमरजेंसी में यही कुछ हो रहा होता है। तो हमने उसका एयरवे मेंटेन करना है, ऑक्सीजन की अगर उसको जरूरत है तो हमने वो देनी है, क्योंकि शॉक में बंदा है, ऑर्गन फेलियर में बंदा है, तो उसे ये सारे इश्यूज होंगे। ए का मतलब है एयरवे मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद हम वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, मतलब ब्लड प्रेशर, उसका पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर, हम ये उसका चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ पे हाइपोथर्मिया, मैंने बताया कि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंसेस है, मेनली सोडियम, तो हम उसको करेक्ट करेंगे। हम नॉर्मली नॉर्मल सेलाइन दे रहे होते हैं, उससे से सोडियम का लेवल जो है वो ठीक हो जाता है। हम टिश्यू परफ्यूजन के लिए वेजोप्रेसर्स देंगे, क्योंकि ऑर्गन फेलिंग की तरफ जा रहे हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पेशेंट शॉक में है, तो इसलिए हम टिश्यू परफ्यूजन अच्छी करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में हम लेवोथायरॉक्सिन सोडियम विद आईवी ग्लूकोज भी देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, जिसके लिए आईवी ग्लूकोज देना पड़ता है। और स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस को बंदा कोप नहीं कर पाया, इसीलिए उसकी डीकम्पनसेटेड स्टेट में बॉडी जो है वो चली गई है, तो हम उसमें स्टीरॉइड्स भी देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट है कि हमने किस तरह पेशेंट को मैनेज करना है। यहां तक समझ आ गई है सबको? हिस्ट्री में हम हाइपोथायराइडिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म के हमने साइंस एंड सिम्टम्स पूछे ना, हम हिस्ट्री में वो पूछेंगे। हाँ जी तहरीम, ऐसे ही लिखना है, लेकिन साथ में हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपने रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस भी मेंशन करनी होती हैं, कि हम वो कराएंगे, और उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। रिदा कह रही है जी मैम स्लो पढ़ाएं। रिदा समझ आ गई है आपको? कोई बात समझ नहीं आई अगर किसी को यहां तक तो पूछ लें। अभी हम फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थायराइड स्टॉर्म, हम वो डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के बाद मैंने कहा है रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, और फिर फोर्थ स्टेप जो है वो हमारे पास होगा कि हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का। हाँ जी, रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है
तो तब हम एबीसी करेंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, ब्रीदिंग उसकी चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे उसको। अब यहाँ पे पेशेंट में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, हमने एयरवे मेंटेन कर दिया, तो ये हमारे पास एयरवे मेंटेनेंस के पोर्शन आ गए। अब ब्रीदिंग में हमने उसका जो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कर दी, और सी से सर्कुलेटरी सपोर्ट है तो सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए हमने आईवी फ्लूइड्स दे दिए, वेजोप्रेसर्स दे दिए, साथ में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है तो हमने उसको भी ठीक कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, इसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे और साथ में हम नेक एग्जामिनेशन लिखेंगे, अगर हमारे पास हमें कॉज को ढूंढने के लिए कि अगर पेशेंट को कोई नेक स्वेलिंग तो नहीं है, कोई उसमें हो सकता है हमें वहां पे एक लोब्यूलर या मल्टी लोब्यूलर स्वेलिंग मिल जाए, कोई एक नोड्यूलर अपीयरेंस मिल जाए या कुछ भी, तो वो उसके लिए फिर हम वो करेंगे। ठीक है, स्टेरॉइड्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रेस की स्टेट में है, स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर रही। ठीक है, एक तो हम मेनली इसमें जो स्ट्रेस है वही इसका कॉज है कि हम स्ट्रेस को ठीक करने के लिए बॉडी को एक थोड़ी कंपनसेटरी हालत में लाने के लिए हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। दूसरा जो मेन स्टीरॉइड्स का काम है ना मिक्सेडिमा कोमा में, वो ये है कि हमारे पास अगर हाइपोथायराइडिज्म की जो स्टेट है वो पिट्यूटरी या जो हाइपोथैलेमस है उसके इशू की वजह से हो रहा है उसको हाइपोथायराइडिज्म, तो क्या होगा कि थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है टीएसएच के साथ उस पेशेंट में जो हमारे पास कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसकी भी डिफरेंस डेफिशिएंसी होगी। तो अब हमें पता है कि हमारे पास जो कॉर्टिसोल होता है, जो कॉर्टिकोट्रोफिन्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। तो अगर इन केस उसकी भी डेफिशिएंसी हो तो हम फिर साथ ही बंदे को स्टीरॉइड्स लगा देते हैं, ताकि अगर वो भी मसला है तो पेशेंट फिर भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, चले जी। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थायराइड स्टॉर्म। अभी तक आपने जो मिक्सेडीमा में पढ़ा है तब हम सिर्फ और सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे थे। अब थायराइड स्टॉर्म पढ़ते हुए आपने हाइपरथायराइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, इसको अपने जहन में रखना है कि जो हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स थे अब वो एग्जैजरेट हो गए हैं। स्टीरॉइड्स वाली बात दोबारा बता दूं, स्टीरॉइड्स का मैंने ये बताया है कि एक तो पेशेंट स्ट्रेस की वजह से कन्वर्ट हुआ था ना कंपनसेटेड से डीकंपनसेटेड स्टेट में, तो स्ट्रेस को कोप अप करने में स्टीरॉइड्स हेल्प करते हैं। और दूसरा मेन काम स्टीरॉइड्स का ये है कि अगर जो मिक्सेडीमा में हम पढ़ रहे थे ना कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है तो ये तो नहीं होगा कि वो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस स्पेसिफिकली टीएसएच ना बनाए, वो टीएसएच के साथ जो बाकी हार्मोन्स वहां से निकलते हैं वो भी नहीं बना रहा होगा या कम बना रहा होगा। तो हम अगर किसी पेशेंट में पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस का इशू है तो हम ये समझते हैं कि टीएसएच के साथ कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि जो अगर वो इशू है तो वो उसका रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्टेरॉइड्स हमारे पास बेसिकली एक जो कॉर्टिसोल होता है वो एक स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब एक रिलीफ प्रोवाइड करता है स्ट्रेस से। तो हम इसमें अगर हमें नहीं भी पता कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का कॉज है, हम फिर भी स्टेरॉइड्स दे देते हैं कि अगर इन केस वो कॉज है भी तो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, तब ऑन द स्पॉट पेशेंट इंप्रूव हो जाए और फिर बाद में हम अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं, क्योंकि फिलहाल हम पेशेंट को कोमा से बाहर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ये बुक का हम एंड पे डिस्कस करते हैं कि बुक्स कौन सी बुक से पढ़ना है और क्या करना है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थायराइड स्टॉर्म। और थायराइड स्टॉर्म के लिए मैंने बताया कि आपने हाइपरथायराइडिज्म याद रखना है। ठीक है, मिक्सेडीमा के लिए हम सारे हाइपो वाले फीचर्स पढ़ रहे थे, थायराइड स्टॉर्म में हाइपरथायराइडिज्म याद रखना है, थायरोटॉक्सिकोसिस याद रखना है। अगर हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस वो सेवेरिटी में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज थायराइड स्टॉर्म। तो आई थिंक अब ये आपके लिए बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना कि थायराइड स्टॉर्म जस्ट एक टर्म है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट को शो करती है। ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें कि ओवर एक्टिविटी हो रही है थायराइड ग्लैंड की।
नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड स्टॉर्म में बेसिकली एग्जैजरेटेड स्टेट है थायरोटॉक्सिकोसिस की, और ये लाइफ रेयर है, लेकिन अगर ये हो जाए, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, एंड स्टेज ऑफ जो हमारे पास बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का लेवल अगर हो जाए तो वो जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं थायराइड हार्मोन के एक्सेस होने के, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो थायराइड का मेनली हमारा काम होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ठीक है, तो अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा हो रही है तो बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रही है कि हर चीज का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, तो क्या होता है कि हमारे पास एड्रीनर्जिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हमारे एड्रीनल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं कि ये जी बॉडी स्ट्रेस में आ गई है, अचानक से ऐसा क्या हो गया, हमें जाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट होती है वो एक बहुत ही जो एक कॉम्प्लिकेशंस की तरफ प्रोसीड करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट ये एक टेबल है जिसमें जो अनकॉम्प्लिकेटेड थायरोटॉक्सिकोसिस है और कब वो थायराइड, जब वो थायराइड स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि अचानक से ज्यादा होने की वजह से, तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड थायरोटॉक्सिकोसिस का आप लोगों को पता है, जो हमने हाइपरथायराइडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस में पढ़ा है कि हीट इंटॉलरेंस है, टैकीकार्डिया है, डायरिया है, एंजाइटी है। अब ये ऐसी बातें हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही, ये वाले सारे फीचर्स। ठीक है, अब थायराइड स्टॉर्म का क्या मतलब है कि जब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी हो गई थायराइड ग्लैंड की, तो क्या होगा, उसको पहले हीट इंटॉलरेंस थी, अब वो कन्वर्ट हो गई है हाइपर पायरेक्सिया में। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था मिक्सेडीमा में कि वहां पे उसको कोल्ड इंटॉलरेंस कन्वर्ट हो रही थी हाइपोथर्मिया में। यहाँ पे पहले हीट इंटॉलरेंस है, पहले सिर्फ गर्मी लग रही है उसको, और लेकिन बॉडी कंपनसेट कर रही है, लेकिन अब क्या हुआ कि हाइपर पायरेक्सिया हो गया उसका। हमने टेम्परेचर चेक किया तो हमें बहुत ज्यादा मिला बॉडी टेम्परेचर, तो उसको हम फिर थायराइड स्टॉर्म कहेंगे। और क्या होगा, पहले टेकिकार्डिया था, अब हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, पहले 100 से 140 था, अब 140 से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, साथ में पहले डायरिया था और लेकिन एपिटाइट इंक्रीज थी और वेट लॉस था। अब क्या हुआ, अब नोजिया, वॉमिटिंग, सवियर डायरिया, डायरिया तो पहले भी था, अब सवियर डायरिया में कन्वर्ट हो गया। साथ में जो अब्डोमिनल पेन उसको होना शुरू हो गई, पहले सिर्फ एंजाइटी थी, अब कंफ्यूजन है, साथ में अब साइकोसिस है, साथ में सीजर्स हो गए, ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन भी होना शुरू हो गई, जिसको हम सीजर्स कहते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की कंडीशन मजीद वर्सन होना शुरू हो गई। ठीक है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से, कोई स्ट्रेस हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं कि जो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हाइपर एक्टिविटी के डिफरेंट कॉजेज हैं जो हमने हाइपो में पढ़े कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, सेप्सिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कोई मेजर सर्जरी हुई है बॉडी को, तो ये वाली सारी चीजें थायरोटॉक्सिकोसिस को भी कन्वर्ट करती हैं थायराइड स्टॉर्म में। वहां पे हम इतनी डिटेल में तो पढ़ के आए हैं कि कब बॉडी की जो है वो डीकम्पनसेटेड स्टेट में कन्वर्ट होगी फ्रॉम द कंपनसेटेड स्टेट, या अगर किसी बंदे को जो थायरोटॉक्सिकोसिस था और लेकिन वो उसके लिए मेडिसिन ले रहा था तो उसका थायराइड हार्मोन लेवल कंट्रोल्ड था, लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक से उसने जी किसी वजह से जी वो शादी पे गया हुआ था या उसके घर में कोई फंक्शन था, कोई गैदरिंग थी, तो उसे भूल गया कि मैंने मेडिसिन भी लेनी है, तो उसने मेडिसिन नहीं ली, उसको ऑलरेडी हाइपरथायराइडिज्म का मसला था, तो अब मेडिसिन ना लेने की वजह से क्या हुआ कि उसका थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो शूट कर गया। अब वो शूट कर गया तो वो बहुत इतना ज्यादा हो गया कि पेशेंट थायराइड स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गई आप सबको। ये है जो हमारे पास पेशेंट होता है थायराइड स्टॉर्म का, कि थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है। यहाँ हमने पढ़ा था ना कि हमारी प्रोट्रूबरेंस हो जाती है आई बॉल की, ठीक है, प्रोप्टोसिस हो जाती है नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, लेकिन इस स्टेट में क्या होता है कि जो प्रोट्रूबरेंस है वो ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे तो सिर्फ आईज प्रोट्रूबरेंट है ना, प्रोप्टोसिस हुई हुई है, तो लेकिन बॉडी के बाकी जो हमने फीचर्स पढ़े हैं वो भी एग्जैजरेट हो जाते हैं, हर चीज ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, एक्स ऑप्थाल्मोस कहते हैं इसको। अच्छा जी, अस्मा कह रही है अंधेरे में बैठी हुई हूँ, डरा ही दिया आपने। ये बस ऐसे ही पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, आगे कोई डरावनी पिक्चर नहीं है। ये जो बुक स्लाइड्स पे लाइनें लगा रहे हैं, ये काइंडली आप लोग अपने नोट्स बना लें, आपके बाद में काम भी आएंगे।
स्लाइड्स की लाइनें तो मिट जाएंगी। ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होता है थायराइड स्टॉर्म को डायग्नोज करने के लिए, कि हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस होना चाहिए, ठीक है, T3 T4 का लेवल एलिवेटेड होना चाहिए, साथ में क्या हो, सीएनएस मैनिफेस्टेशंस हो, लिथार्जी हो, फीवर हो, टेकिकार्डिया हो, ठीक है, उसका हार्ट पहले तो सिर्फ रेट ज्यादा था, लेकिन अब हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो गया है, उसकी बाकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी आना शुरू हो गई हैं, तो तब हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो थायराइड स्टॉर्म में जा रहा है। वही सारे फीचर्स हैं जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। अब जी इसका ट्रीटमेंट क्या है थायराइड स्टॉर्म का? वही ट्रीटमेंट है जो हमने हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस का पढ़ा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस था उसमें हम, सिकंदर अली, बहुत शौक है आपको लाइनें लगाने का, ठीक है। तो जो हमने हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस का ट्रीटमेंट पढ़ा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम साथ में और क्या करेंगे? हम पेशेंट को देंगे बीटा ब्लॉकर्स। हमारा शरीफ, ये आज हाथ किसी के अपने क्या इनवॉलेंट्री हो रहा है सब कुछ, या आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं? अब बड़े हो गए हो यार, अब इस तरह की हरकतें मत किया करो। हमारा नोट्स बना ले अपने, यहाँ लाइनें में लगाने की बजाय, बहुत काम आते हैं वो बाद में। ठीक है, चले जी, हम उसको बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि जो इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन है वो रिड्यूस हो जाए। साथ में हम और क्या करेंगे कि हम थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ही रोक देंगे। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्रोपाइल थायोयूरासिल दे सकते हैं या फिर मिथिमाजोल दे सकते हैं। साथ में हम डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन भी दे सकते हैं ताकि हमारे पास सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और स्टेप 3 है क्या हमारे पास, कि हम स्टेप 2 में तो हार्मोन बनने ही नहीं दे रहे, स्टेप 3 में हम उसके रिलीज को इनहिबिट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 1 to 2 आवर्स जो हम आयोडीन देते हैं और 1 to 2 आवर्स आफ्टर एंटी थायराइड मेडिकेशन, कि उसने पेशेंट ने क्या हुआ, एंटी थायराइड मेडिकेशन ली, उसने अपने जो थायराइड हार्मोन के लेवल को रिड्यूस करती है, उसके बाद हम उसको आयोडीन दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन का रिलीज जो है वो बेसिकली इनहिबिट हो जाता है। तो ये चीजें हमने करनी होती हैं थायराइड स्टॉर्म के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। ठीक है, लाइंस दोबारा से मीटिंग जाके स्टार्ट होगी तो लाइंस रिमूव हो सकती हैं। ये सुकून ही ना आता आप लोगों को कि जब तक लाइनें ना लगाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है रीडस थायराइडाइटिस, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके लिए हमने, जो एक बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। अब हमने बहुत सारी मुश्किल, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से ये क्यों हो रहा है, इसके बाद ये क्या होगा। अब हम एक बहुत इजी सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रीडल थायराइडाइटिस। रीडल थायराइडाइटिस क्या होता है कि ये एक रेयर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज है थायराइड ग्लैंड की, जिसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है ग्लैंड का। अब जब भी फाइब्रोसिस होता है बॉडी में तो वो नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस करना शुरू हो जाता, नॉर्मल पेरेन्काइमा को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से वो पेरेन्काइमा फंक्शनल नहीं रहता। ये आपने फाइब्रोसिस जो है वो एक और जगह भी पड़ी हुई है, अभी आप लोगों के इसी सेशन में पड़ी है, कहाँ पड़ी है और फाइब्रोसिस?
पीबीसी में, क्रॉन्स डिजीज में, सिरोसिस में, हाँ जी बिल्कुल, इन सब में आपने फाइब्रोसिस पढ़ी है। तो इन सब में क्या हो रहा था कि डेंस फाइब्रोसिस हो रही थी जो रिप्लेस कर रही थी नॉर्मल पैरेन्काइमा को। तो फिर क्या इससे हमें फायदा हो रहा था? हमारी बॉडी जो है नॉर्मली रह रही थी या कोई नुकसान होता है इसका, फाइब्रोसिस का? कोई एक फायदा भी नहीं होता। इतनी मुश्किल से हो रही है फाइब्रोसिस और डेंस फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या होता है फिर इससे? यस, नुकसान होता है, श्रिंकेज हो जाती है, नॉर्मल टिश्यू फंक्शनल नहीं रहता। नॉर्मल टिश्यू अगर इलास्टिक है तो वो हार्ड वुड लाइक हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, टिश्यू में एक्सचेंज नहीं होता, नेक्रोसिस हो जाती है, स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। आप लोगों को तो बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं चीजों के। वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कि अगर चीज थोड़ी ट्रिकी अगर पूछी गई है या डायरेक्ट नहीं पूछी गई तो आपने उसको किस तरह से आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें डेंस फाइब्रोसिस हो जाती है जो रिप्लेस करती है नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा को। और ये फाइब्रोटिक प्रोसेस ना सिर्फ थायराइड को इन्वॉल्व करता है बल्कि ये इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स तक भी जाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक और बहुत खूबसूरत डायग्राम है रीडर्स थायराइडाइटिस की, कि थायराइड ग्लैंड जो है, हाँ जी बिल्कुल, इसके फीचर्स जो है वो हाइपो वाले ही होंगे कि अब ग्लैंड फंक्शनल ही नहीं रहा। ठीक है नोमान, लगा लो लाइनें, जितनी मर्जी लाइनें लगा ले, आज छुट्टी है आज सबको। ठीक है, जो रीडर्स थायराइडाइटिस है उसमें ये देखें, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बड़ा मजे का दिखाया हुआ है कि थायराइड वर्ड है थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, और जो आइटिस वर्ड है वो है इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक है, अब थायराइडाइटिस का क्या मतलब है कि थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इन्फ्लेमेशन जब हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की तो फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर लेगा नॉर्मल टिश्यू को। ठीक है, जब रिप्लेस करेगा तो बच्चे जब भी फाइब्रोसिस होती है तो वहां पे श्रिंकेज होता है। और ग्वाइटर का क्या मतलब है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो रीडर्स थायराइडाइटिस में इनलार्जमेंट नहीं हो रही, फाइब्रोसिस हो रही है, वो सुकड़ रहा है, श्रिंकेज हो रही है। तो इसलिए फिर इसमें ग्वाइटर तो नहीं ना डेवलप होगा। ठीक है, अस्मा समझ आ गई आपको? ठीक है, हाँ जी, इम्तिसाल पूछ रही है तो मैम इसमें क्या हाइपो वाले फीचर्स होंगे? तो हाँ जी बिल्कुल इम्तिसाल, हाइपो वाले ही फीचर्स होंगे। जब आपके पास फंक्शनल टिश्यू कम हो रहा है और नॉन फंक्शनल टिश्यू उसको रिप्लेस कर रहा है तो वो जैसे जैसे रिप्लेस करता जाएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या सेवेरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेम वही फीचर्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रीडर्स थायराइडाइटिस की ये भी एक वही बातें बताई हुई है कि ये रेयर डिजीज है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा डेंस फाइब्रोसिस में रिप्लेसमेंट हो जाती है उसकी। पेनलेस ग्वाइटर भी कहते हैं इसको, या फिर वुडी। ठीक है, लेकिन एज सच इसमें हमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं मिलती, क्योंकि जब भी फाइब्रोसिस होता है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे स्वेलिंग मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें बायोप्सी की अगर कभी जरूरत पड़ जाए, हमें मिल जाए कोई ना कोई एक हार्ड स्ट्रक्चर, तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं। और ये एसोसिएटेड होता है फोकल स्क्लेरोसिस सिंड्रोम के साथ। अब फोकल स्क्लेरोसिस सिंड्रोम में क्या है, फाइब्रोसिस की नेक्स्ट आपने स्टेप क्या पढ़ा था, स्क्लेरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है ना। तो स्क्लेरोसिस बेसिकली एक फोकल स्क्लेरोसिस सिंड्रोम एक डिजीज है जिसमें बॉडी में फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो रीडर्स थायराइडाइटिस उसके साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है, और फाइब्रोसिस का आपको पता है कि अगर फाइब्रोसिस डेवलप हो गई है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, जो एक फाइब्रोसिस अगर इनिशियल स्टेज में है तो थोड़ा बहुत आप ट्रीट करें, सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म को करेक्ट करें। अगर या कोई जो हमारे पास इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुई है उसको थोड़ा सा कम करें तो हो सकता है थोड़ी बहुत ठीक हो जाए। बट वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू डेंस फाइब्रोसिस और इनटू लाइक स्क्लेरोसिस और बहुत ज्यादा हो गई है, फाइब्रोसिस सीवियर स्टेज पे चली गई है, तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होती।
अब इसमें बेसिकली, हाँ जी बिल्कुल, शौक से लाइनें लगाएं जितना शौक है आपको। ये किसी ने पूछा है जी ग्वाइटर कैसे डेवलप होगा इसमें, तो नॉर्मली जो हमारे पास यूजुअली फाइब्रोसिस होगी स्टार्ट में तो कोई ग्वाइटर डेवलप नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नॉन फंक्शनल टिश्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो फंक्शनल टिश्यू है उसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, वो कंपनसेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी बाकी जो हमारे पास फंक्शनल ग्लैंड है उसकी, तो तब पेशेंट को गोइटर डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में उसकी जो फाइब्रोसिस अगर सिर्फ हो रही है और इतना ज्यादा फंक्शनल टिश्यू रिप्लेस नहीं हुआ नॉन फंक्शनल टिश्यू से, तो फिर हमें गोइटर नहीं मिलेगा। लेकिन जब कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो तब हमें गोइटर मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, अब लगा ले लाइनें बिल्कुल, ये जो है जितना शौक है सबको। हाँ जी बिल्कुल, होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बुक, चर्चिल्स डीडीज के नाम से होती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। पहले क्या होगा कि इससे हाइपो वाले फीचर्स आएंगे कि जब अगर पेशेंट को डिजीज है, फाइब्रोसिस वगैरह डेवलप होना शुरू हो गई है, वो इतनी कंपनसेट नहीं हुई, तो क्या होगा कि उसको हाइपो वाले फीचर्स आना शुरू हो, या स्टार्ट में थोड़ा बहुत अगर फर्क है तो बॉडी कंपनसेट कर लेती है, इतने ज्यादा फीचर्स नहीं आते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि कंपनसेटरी इनलार्जमेंट हो गई, तो फिर पेशेंट को सीवियर हाइपो वाले जो फीचर्स हैं वो आ जाएंगे, तब जब बॉडी की कंपनसेटरी कैपेसिटी से ज्यादा उसको मसला हो गया है। ठीक है, हाइपर में फाइब्रोसिस में मुश्किल ही है कि अगर बंदा जाए, लेकिन अगर उसकी बॉडी ऐसी है कि उसने बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्ड किया है, या अगर उसको स्टार्ट में थोड़ी बहुत हाइपो वाली स्टेट डेवलप हुई और उसने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया और उसने बहुत ज्यादा मेडिसिन ली कि जी ये पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तो क्या होगा कि फिर उसको हाइपर की स्टेट में वो उस मेडिकेशन की वजह से जा सकता है। हाँ जी, मैं आज लाजमी जो है प्रायोरिटी लिस्ट भेज देती हूँ। ठीक है, बुक का पूछ रहे थे आप सब लोग, तो अगर ये जो आप स्टेप अप से कर लें, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत छोटे हैं, आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेप अप में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलते, वहां पे सिर्फ नेम ही मिलता है, तो आप ये वाले टॉपिक्स जो है आप कैप्लान से भी कवर कर सकते हैं, या किसी भी और बुक से जहां से आपको इजी लगे कवर करना, क्योंकि ये अब इतने इस तरह के नहीं है कि आप किसी एक बुक से कवर करें। ठीक है, एंडो की प्रायोरिटी लिस्ट भेज दी है मैंने ग्रुप में, इससे पहले कि मैं मुझे भूल जाए शेयर करना, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आज वाले टॉपिक्स एडिट नहीं है, लिस्ट थोड़ी सी रिन्यू होगी, आप लोग कह रहे थे इसलिए मैंने शेयर कर दी है, लेकिन अभी फिर बाद में रिन्यू करके टेस्ट से पहले इंशाल्लाह आपको भेज दी जाएगी। रिडल थैलेटाइटिस में एक दफा फिर सुन लें आप लोग कि क्यों गोइटर हो रहा है, क्योंकि रिडल हमने पढ़ा कि उसमें होती है फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस को कंपनसेट करने के लिए बाकी फंक्शनल ग्लैंड की कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से वो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हमें गोइटर की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जी रोल नंबर 182, नूर क्या पूछा है आपने? सर्जरी के लिए बेले नहीं या डोगर? सर्जरी के लिए डोगर बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्रिसाइज बुक है, आपके लेवल पे जितनी चाहिए आप उसमें आप हर चीज आपकी कवर हो जाती है। लेकिन एक बहुत अच्छा कवर करने के लिए जो एक बेस्ट ट्रिक है वो है कि आपने डोगर सारी करनी है, उसका कुछ नहीं छोड़ना, और साथ में बेले के टेबल करने हैं, वो मिस नहीं करने। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि इससे आपकी आराम से डिस्टिंक्शन आ सकती है कि बेले के आपने टेबल्स करने हैं सारे, और जो डोगर है वो आपने पूरी याद करनी है।
ठीक है। जो कहता है आपको कि जी बेले पूरी वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझती कि उस चीज की जरूरत